बिमला कुमारी की बेचैन रूह। यह हकीकी वाक़या है जो कुदरतुल्लाह शहाब ने अफसाने की तर्ज पर अपनी आप बीती शहाबनामा में लिखा है। शहाब लिखते हैं कि कटक में सरकारी रिहाइशगाहों की किल्लत थी। खुसूसन गैर शादीशुदा अफसरों के लिए सरकारी मकान मिलना मुहाल था। इसलिए मैं अरसे तक कटक क्लब के कमरे में मुकीम रहा। चंद माह बाद जब सूबे में कांग्रेस की वजारत बरसर इक़्तिदार आई तो श्री हरि कृष्ण महताब चीफ मिनिस्टर मुकर्रर हुए। बाकी कई महकमों के अलावा होम डिपार्टमेंट भी इनके चार्ज में था। श्री हरि कृष्ण महताब बड़े खुश मिजाज और खुश अतवार वज़ीर आला थे और अपने साथ काम करने वालों के ज़ाती मसाइल में भी गहरी दिलचस्पी लिया करते थे। एक रोज़ मैं चंद फाइलें लेकर इनके पास गया तो उन्होंने मेरे मकान का मसला छेड़ दिया। बातों बातों में मालूम हुआ कि कटक की सिविल लाइंस में एक कोठी है जो साल से गैर आबाद चली आ रही है। जब भी कोई कोठी में रिहाइश इख्तियार करता है तो चंद ही रोज़ में छोड़कर चला जाता है, क्योंकि इस घर के मुतालिक मशहूर है कि यह आसेब ज़दा है। महताब साहब ने कहा, अगर तुम वहमी तबीयत के मालिक नहीं हो तो बड़ी खुशी से इस बंगले को आजमा कर देख लो। मैं क्लब में एक कमरे की घुटन से तंग आया हुआ था, इसलिए मैंने फ़ौरन हामी भर ली और सिविल लाइंस की कोठी नंबर 18 मेरे नाम अलाट हो गई। ये एक जर्द रंग की छोटी सी खुशनुमा कोठी थी जिसके गिर्द 1.5-2 एकड़ का वसी और अरीज लान फैला हुआ था। लान में घुटनों घुटनों तक ऊंची घास उगी हुई थी और चारों तरफ सूखे हुए काले पीले पत्तों के अंबार लगे हुए थे। जा बजा सूखे हुए और ताज़ा गोबर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। एक तरफ जामुन और आम के कुछ पेड़ थे जिनके नीचे बिल्लियाँ और कुत्ते वक्तन फवक्तन अपनी मखसूस आवाज़ में रोया करते थे। दूसरी तरफ पीपल का पुराना दरख्त था जिसकी शाखों से बेशुमार काली काली भूरी भूरी चमगादड़ें उल्टी लटकी रहती थी। कोठी के उकुम में एक कच्चा तालाब था जिसके पानी पर सब्ज़ काई की दबीज तह जमी हुई थी और किनारों पर मेंढकों, झींगरों और दूसरे कीड़े मकोड़ों का जम्या गफीर मौजूद था। कोठी से कोई 150-200 गज के फासले पर बावर्ची खाना था। इसी के साथ 2 सर्वेंट क्वार्टर थे जिनमें मेरा कश्मीरी खानसामा रमज़ान और बंगाली ड्राइवर रोज़ मोहम्मद रहते थे। 18 सिविल लाइंस में एक ड्राइंग रूम, एक डाइनिंग रूम और 3 बेडरूम थे। मैंने अपने इस्तेमाल के लिए जो बेडरूम मुंतखब किया, इसका एक दरवाज़ा डाइनिंग रूम की तरफ खुलता था, दूसरी दरवाज़ा और एक खिड़की बरामदे में खुलते थे जिसके सामने उकबी लान का वसी फैलाव था। इस बेडरूम के साथ एक ड्रेसिंग रूम और गुसलखाना भी मुल्हिक था। एक रात मैं सब दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करके बिस्तर पर लेटा किताब पढ़ रहा था। मेरे पास कोई टेबल लैंप न था और बिजली का स्विच पलंग से दूर वाली दीवार पर लगा हुआ था। 11 बजे के करीब मैंने किताब बंद करके तपाई पर रखी और बिजली बुझाने के लिए उठने लगा था कि पीतल का स्विच खटाक से बजा और बिजली अपने आप बुझ गई। मैंने सोचा कि स्विच का कोई पेच ढीला हो गया होगा, इसलिए इसका बटन अपने आप हिल गया है। लेकिन फिर ख्याल आया कि बिजली ऑफ करने के लिए स्विच का बटन काफ़ी ज़ोर से ऊपर की तरफ घुमाया जाता है। अगर वो ढीला हो गया है तो उसे नीचे की तरफ गिरना चाहिए था, वो खुद ब खुद ऊपर की तरफ कैसे उठ सकता है। मैं ये सोच ही रहा था कि स्विच फिर खट से बजा और बिजली ऑन हो गई। साथ ही ड्राइंग रूम वाले बंद दरवाजे पर 3 बार धीमी से दस्तक हुई, जैसे कोई उंगली बंद करके इसके जोर से दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैंने डरते डरते उठकर दरवाज़ा खोला तो ड्राइंग रूम बिल्कुल खाली था। अलबत्ता सोफे के करीब सफ़ेद धुएं का एक छल्ला ज़रूर नज़र आया जो देखते ही देखते फ़िज़ा में तहलील हो गया। इस छल्ले की हैयत कुछ इस तरह से थी जिस तरह सिगरेट का कश लेकर धुएं के रिंग बनाए जाते हैं। जिस जगह यह छल्ला हवा में मुअल्लक था वहाँ पर अंग्रेज़ी सेंट और हिना की इतर की खुशबू फैली हुई थी। अब ये रोज़ का मामूल हो गया कि उधर मैं किताब बंद करता था, उधर बिजली खुद ब खुद खट से बंद बुझ जाती थी। दूसरे तीसरे दिन दरवाजे पर दस्तक भी बदस्तूर होती थी और हर बार धुएं का छल्ला पहले की निस्बत बड़ा नज़र आता था और ज़्यादा देर तक कायम रहता था। एक रात में बेडरूम में आया तो मेरे स्लीपर गायब थे। काफ़ी देर ढूंढता रहा लेकिन कहीं न मिले। लेकिन जब मैं बिस्तर पर लेटा तो तकिए से चुरमुर चुरमुर की आवाज़ आई। उठकर देखा तो दोनों स्लीपर तकिए के गिलाफ के अंदर पड़े थे। स्लीपर पहनकर मुंह हाथ धोने बाथरूम गया तो साबुनदानी गायब पाई। वापस आकर बिस्तर पर लेटा तो वो भी तकिए के गिलाफ से बरामद हुई। साबुनदानी गुसल खाने में रखकर दोबारा कमरे में आया तो तकिए पर बिस्किटों का डब्बा खुला पड़ा था जो मेरे बेडरूम की अलमारी में रखा रहता था। 2-3 बिस्किट बाहर गिरे हुए थे। मैंने इन बिस्किटों को उठाकर खा लिया और डब्बा अलमारी में रखकर पलंग की तरफ मुड़ा तो देखा कि तकिए पर सिगरेट केस खुला हुआ रखा है जो ड्राइंग रूम की मेज़ पर
मेहमानों के लिए पड़ा रहता था। अपनी ऑटोमेटिक सर्विस एजेंसी की इस दिल लगी पर मुझे हंसी आ गई। मैं सिगरेट पीता तो ना था, लेकिन सोचा कि अपनी नादीदा बामज़ाक खिदमतगुजार का दिल खुश करने के लिए आज सिगरेट नोशी में कोई हर्ज नहीं। चुनांचे मैंने एक सिगरेट मुंह में रखा और माचिस जलाई। दिया सलाई का सुलगना था कि सिगरेट मेरे होंठों से खींचकर दूर जा पड़ा। साथ ही ड्राइंग रूम वाले दरवाजे पर वही मखसूस दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो करीब ही रेशम के कपड़ों की सरसराहट सुनाई दी। फिर सफ़ेद धुएं का हल्का तकरीबन निस्फ कमरे में फैल गया। सारे कमरे में भीनी भीनी खुशबू सी फुहार सी बरस रही थी और फिज़ा में कुछ इस तरह का इरताश लर्जा था जैसा कि फुहारा चलने से महसूस होता है। इन दिनों मुझे मौसीकी का शौक़ था और इसराज बजाने में कुछ रियाज भी किया था। मैंने ड्राइंग रूम की बत्ती जलाई तो मेरी इसराज सोफे के करीब कालीन पर यूं पड़ी थी जैसे अभी अभी किसी ने वहाँ लाकर रखी हो। मैं बगैर सोचे समझे फर्श पर बैठ गया और इसराज बजाने लगा, लेकिन तार बिल्कुल डेड थे। इनसे कोई आवाज़ बरामद न हुई। चंद लम्हे एक अजीब सा बोलता हुआ सन्नाटा रहा। फिर अचानक एक जोर का धमाका हुआ, जिसे कमरे में बारूद से भरा हुआ गोला फट गया। सफ़ेद धुएं का हल्का मकड़ी के जाले के तारों की तरह टूट कर रेजा रेजा हो गया और इसके टुकड़े हवा में इस तरह कपकपाने लगे जिस तरह बादल की लड़ी का अक्स पानी की मुतलातिम लहरों में टूट टूट कर लहराता है। साथ ही बिल्कुल बंद कमरे में चारों तरफ से पत्थरों और ईंटों की बारिश शुरू हो गई। अब मैं जहाँ कहीं भी बैठता था, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं पत्थर ही पत्थर बरसते थे। बिस्तर पे लेटा तो पलंग के इर्द गिर्द संगो खश्त का अंबार लग गया। एक पत्थर जो पलंग के ऊपर ऐन मेरे करीब आके गिरा, इसका वजन कई सेर था। कमरों के रोशनदान, खिड़कियां, दरवाजे सब बंद थे, लेकिन पत्थर बड़े जोर से सनसनाते हुए आते थे और मेरे बिल्कुल करीब ज़मीन पर गिर जाते थे। खुशकिस्मती से मुझे कोई पत्थर मुझे न लगता था, वरना इनमें कुछ तो इतने वजनी और नोकदार होते थे कि इनकी चंद ही ज़रबों में इंसान की हड्डी पसली एक कर देने के लिए काफ़ी थे। इस वाक़े के साथ ही अगले चंद माह के लिए मेरी ज़िंदगी का धड़ा बिल्कुल तब्दील हो गया। ऑटोमेटिक सर्विस की पुरलुत्फ़ आँख मचोली बंद हो गई। ड्राइंग रूम के दरवाजे पे एक जानी पहचानी शाइस्ता मौतर सी दस्तक भी मौकूफ़ हो गई। इस गैर मरीज़ी माहौल में एक अजीब किस्म की लताफत और इदराकी इश्तराक का जो अंसर शामिल था, इसकी जगह फ़ौकुल फितरा, पुरसरा और हैबतनाक वाक़यात का एक ऐसा तसलसल शुरू हो गया जिसे पूरी तफसील से बयान करना आसान नहीं। इसलिए नमूने के तौर पर चंद चीदा निस्बतन अहम वाक़यात ही दर्ज करता हूँ। मेरा कश्मीरी मुलाजिम और बंगाली ड्राइवर रोज़ मोहम्मद अमूमन रात के 10 साढ़े 10 बजे कामकाज से फारिग होकर अपने क्वार्टरों में चले जाते थे, जो किचन के साथ ही कोठी से 200 गज के फासले पर वाक़ था। इनके जाते ही कार्रवाई का आगाज़ ईंटों और पत्थरों से शुरू हो जाता था। कई बार ऐसा हुआ कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और कमरे के अंदर जो ईंटें और पत्थर बरस रहे हैं वो बिल्कुल खुश्क हैं। सुबह सवेरे मुंह अंधेरे में इस मलबे को टोकरों के हिसाब से समेट कर लान के तालाब में फेंक आता था, ताकि इस माजरे की खबर पाकर रमज़ान और ड्राइवर खौफजदा न हो। यह कार्रवाई रोज़मर्रा का दस्तूर थी। ईंटों की बारिश के बाद घर के सब दरवाजे, खिड़कियाँ और रोशनदान खट खट करके खुद ब खुद खुल जाते थे और अपने आप बंद हो जाते थे। बंद होते वक्त दरवाज़ों और खिड़कियों के पट एक दूसरे से इस जोर से टकराते थे जैसे शदीद आंधी आई हुई हो। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद यह अमल कई मरतबा दोहराया जाता था। घर की सब बिजलियाँ भी इसी रफ्तार से जलती और बुझती रहती थी। कभी किसी खुले दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता हुआ बंद ना होता, और अगर बंद दरवाजे को खोलना चाहता तो वो खुलता ना था। एक बंद दरवाजे को खोलने के लिए ज़रा ज़्यादा जोर लगाया तो इसकी चौखट उखड़ कर धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। चंद लम्हों के बाद खुद ब खुद उछलकर अपनी जगह पर फिट हो गई। आधी रात के करीब मेरे ड्राइंग रूम की छत चिड़चिड़ा कर इस तरह बोलने लगती थी जिसे इस पर बेहद वजनी बोझ डाला जा रहा हो। कभी तो यूँ महसूस होने लगता था कि इस बोझ के तले छत टूटकर नीचे आ पड़ेगी। फिर छत पर ऐसी आवाज़ें उमड़ती जैसे बहुत से लोग लकड़ी की खड़ामें पहन कर उछल कूद रहे हों। साथ ही बड़े बड़े ढोल धमाधम इतने ज़ोर से बजने लगता था कि इनकी धमक से मेरा कमरा गूंज उठता। ढोल के साथ कई दूसरे साज भी बजना शुरू हो जाते थे, जिनमें तबला, चिमटा, सतार, नफीरी और शहनाई की आवाज़ ख़ास तौर पर नुमायाँ हो जाती थी। फिर यकायक सिंह बजने लगता और देर तक लगातार बजता रहता। रफ्ता संग की दिल खराश गूंज बाकी सब आवाज़ों पर पूरी तरह गालिब आ जाती। मेरे बेडरूम के साथ उकबी लान की तरह बरामदा था। कमरे की एक खिड़की और दरवाज़ा बरामदे में खुलते थे। रात के वक्त मैं दोनों को बंद करके अंदर से कुंडी लगा लेता था। एक रोज़ छत पर संग की आवाज़ बुलंद हुई तो यूं सुनाई देने लगा जैसे बरामदे के पक्के फर्श पर बहुत से शहज़ोर घोड़े बेक वक्त सरपट दौड़ भाग रहे हों।
सुमो के टापों की आवाज़ के साथ साथ उनके दुम के बालों की सरसराहट और नथनों से ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की फड़फड़ाहट भी वाज़ेह तौर पर सुनाई देती थी। जब ये सारी आवाज़ें बड़ी देर तक जारी रही तो मैंने खिड़की का एक पट ज़रा सा खोलकर बरामदे में झाँका। वहाँ पर कोई घोड़ा तो ना था, अलबत्ता लाल लाल अंगारा सी आंखों वाला उल्लू की शक्लो सूरत का एक भारी भरकम परिंदा पर फैलाए हवा में मौल्लक होकर इस तरह हचकोले खा रहा था जैसे वो वाकई भागते हुए घोड़े की पीठ पर सवार हो। मेरे झांकते ही वो इस कदर ज़ोर से चीखा कि मैंने फ़ौरन खिड़की बंद कर ली। काफ़ी देर तक वो चीख बरामदे में सायरन की तरह बजती रही। और इसके बाद कुछ अरसा यूँ महसूस होता रहा जैसे वो अजीबुल खलकत परिंदा अपने पंजों से खिड़की को कुरेद कर तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उन दोनों मेरे पास सागवान की लकड़ी का एक बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल था जिसका वज़न 1.5-2 मन होगा। एक रात कोई चीज़ लेने के लिए मैंने डाइनिंग रूम की अलमारी खोली तो हैंडल से लिपटा हुआ एक बारीक से सांप पल खाता हुआ उछलकर मेरे पाँव पे आ गिरा। साथ ही अलमारी में रखे हुए चीनी के बर्तन खट 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 करते हुए उड़न तश्तरियों की तरह मेज़ पर आ जमा हुए। इसके बाद डाइनिंग टेबल आहिस्ता आहिस्ता हवा में उठना शुरू हुआ और इस कदर बुलंद हो गया कि इसके ऊपर पड़े हुए चीनी के बर्तन टन टन करते बिजली के पंखे से टकराने लगे। पंखे को छूकर मेज़ यकलक धड़ाम करके फर्श पर वापस आ गया। इसका एक पाया मेरे बाएं पाँव के अंगूठे पर इस कदर जोर से लगा कि अंगूठे का कुछ हिस्सा आज भी बिल्कुल बेहिस है।